किसी भी देश की रीढ़ वहां की युवा शक्ति होती है और किसी भी देश को अपनी दशा और दिशा बदलने के लिए युवा शक्ति की ही आवश्यकता होती है। और भारत उन्हीं देशों में से एक है जो इस वक्त सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। लेकिन आने वाले समय में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है और वो चुनौती ये है कि 2036 तक भारत में युवाओं की आबादी तेजी से घटेगी और बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। ऐसा हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट कह रही है। तो आज हम अपनी खास पेशकश प्रहार में ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर भारत में युवाओं की आबादी तेजी से घटी और बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ी तो इसका क्या असर होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप इस खबर को विस्तार से जान लीजिए हमारी इस खास रिपोर्ट। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। पिछले साल तक भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश था। साल 2021 में सामने आए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 121 करोड़ की युवा आबादी में भारत की हिस्सेदारी करीब 21% थी। देश में सबसे ज्यादा युवा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गर्व करते हैं। पीएम युवा शक्ति को नए भारत का आधार स्तंभ भी कहते हैं। ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि इस युवा शक्ति की बदौलत ही दुनिया की 13 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर तीसरे नंबर तक पहुंच गई। लेकिन अगले कुछ सालों में भारत से युवा देश का तमगा छिन सकता है। इसकी शुरुआत साल 2021 से हो चुकी है। यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट की माने तो देश में जहां युवाओं की आबादी कम होती जा रही है, वहीं तेजी से बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल बाद ये हालात और भयावह होने वाले हैं। साल 2023 में हर 100 लोगों में से युवाओं की संख्या महज 23 होगी, जबकि 77 लोग उम्र दराज होंगे। यानी हमारा देश अब तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। युवा और बुजुर्गों की आबादी को लेकर अलग अलग राज्यों से जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में देश में युवा शक्ति की आबादी कम होने और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने का असर देश और समाज पर पड़ना तय माना जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में देश में युवा आबादी करीब 27.6% थी, लेकिन उसके बाद से युवा आबादी में गिरावट आने लगी है। रिपोर्ट की माने तो 2021 तक देश की जनसंख्या 136 करोड़ 60 लाख होने का अनुमान है, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 27.3% है, यानी 37 करोड़ 14 लाख है। रिपोर्ट कहती है कि 2036 तक युवाओं की संख्या करीब 2.5 करोड़ कम हो जाएगी, यानी 2036 में युवाओं की संख्या घटकर 34 करोड़ 55 लाख हो जाएगी। देश की आबादी में इस वक्त बुजुर्गों की हिस्सेदारी करीब 10.1% है, जो 2036 तक बढ़कर 14.9% हो जाएगी। यानी बुजुर्गों की आबादी करीब 5% बढ़ जाएगी, जो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा होगी। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2036 तक भारत की जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी घटकर 22.7% हो जाएगी। यानी अगले 14 सालों में 100 में से 77 लोग उम्रदराज होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 100 में से 27 युवा और 10 बुजुर्ग हैं, जबकि 2036 में हर 100 लोगों में सिर्फ 23 युवा बचेंगे, जबकि बुजुर्गों की संख्या 15 होगी। रिपोर्ट से साफ है कि अगले 14 साल में भारत में युवाओं की आबादी जहां कम होने लगेगी, वहीं बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी, जो भारत के बूढ़ा होने की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर राज्यवार बात की जाए तो 2011 में युवा आबादी का पीक देखने को मिलता है। साल 2021 तक बिहार और यूपी में युवाओं की आबादी तेजी से बढ़ी, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आने लगी, जो अब तक जारी है। हालांकि दक्षिणी राज्य केरल इस मामले में अपवाद है, जहां साल 1991 में ही पीक देखने को मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक बिहार में 25.5%, उत्तर प्रदेश में 25.1%, मध्य प्रदेश में 24.7%, राजस्थान में 24.6%, झारखंड में 24.5%, छत्तीसगढ़ में 24.2%, हरियाणा में 23.4%, असम में 22.9% और दिल्ली में 22.8% युवाओं की आबादी होगी, जबकि तमिलनाडु में सबसे कम 19.1%, केरल में 19.2%, हिमाचल प्रदेश में 19.5%, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 19.6%, पंजाब में 19.9%, तेलंगाना में
20.2%, कर्नाटक में 20.8%, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 21%, उड़ीसा में 21.2%, उत्तराखंड में 21.9% और गुजरात में 22.6% युवाओं की आबादी होने का अनुमान है। देश में युवाओं की आबादी कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह फर्टिलिटी रेट में गिरावट को माना जा रहा है। साल 2011 में फर्टिलिटी रेट 2.4% थी, जो 2019 तक घटकर 2.1% पर आ गया। देश में नवजात मृत्यु दर में भी कमी आई है। साल 2011 में हर 1000 जन पर 44 मौतें हो रही थी, जो 2019 में घटकर 30 रह गईं। इसी तरह क्रूड डेथ रेट में भी गिरावट आई है। क्रूड मृत्यु दर पर हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हो रही हैं? 2011 में क्रूड मृत्यु दर 7.1% थी, जो 2019 में घटकर 6% हो गई। इस रिपोर्ट से साफ है कि 2011 से 2036 के बीच फर्टिलिटी रेट कम होने और औसत आयु बढ़ने से देश की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि लिटरेसी रेट बढ़ने, कम उम्र में शादी करने और बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं की वजह से फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा होगी, जिससे निर्भर आबादी का अनुपात बढ़ेगा। देश में करीब 53.4% बुजुर्ग आबादी आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर है। ऐसे में भविष्य में ये बोझ और बढ़ना तय है। इससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बुजुर्गों के लिए वेलफेयर स्कीम की मांग बढ़ेगी। साथ ही बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा का दबाव भी बढ़ेगा। इस मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में काफी पीछे है। तो आपने रिपोर्ट के जरिए देखा कि कैसे आने वाले 14 सालों में युवाओं की आबादी तेजी से घटेगी और जो बुजुर्ग आबादी है वो तेजी से बढ़ेगी। यानी एक बड़ी समस्या देश के सामने आने वाले समय में आएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर जी के इस खास पेशकश में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप अर्थशास्त्री हैं और इसी फील्ड से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही बनता है कि अभी तक हमारे देश में युवाओं की आबादी ज्यादा थी और शायद यही वजह है कि हमारी जो इकोनॉमी थी, यानी हमारी जो ग्रोथ थी, वो दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल थी। लेकिन आने वाले 14 सालों में जब युवाओं की आबादी में तेजी से गिरावट आएगी और बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, इससे जो वो आप युवा आबादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है अपनी जगह, पर युवा आबादी वर्तमान में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, 55% के लगभग है। पर आने वाला समय ये संकेत दे रहा है कि जिसे आप कह रहे हैं कि बड़ी वाली जनसंख्या वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है, और आश्रित जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको सामाजिक कल्याण के लिए लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपना आपको होम शेल्टर वगैरह उन लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, और उधर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो काम करने वाले हाथ होते हैं वो कम होंगे हमारे। और आश्रित जनसंख्या जो कि हमारी हम औसत आयु कहते हैं, प्रत्याशित आयु कहते हैं, ये हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि हमारा जो सबसे बड़ा एक साधारण कारण है कि हमारे यहाँ मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हुआ है। ये मेरे देश की समस्या नहीं है, ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं और जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, उन राष्ट्रों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि आश्रित जनसंख्या वहां पर तेजी से बढ़ रही है। आश्रित जनसंख्या इस टाइम पर हमारे, मैं समझता हूं जहां तक है कि 69.9 या 70 के लगभग पहुंच गई है। और देशों में तो ये 80 भी है, 82 भी है, 84 भी है। जापान जैसे देश में, फ्रांस जैसे देश में, यूएसए देश में, वहां पर ये और ज्यादा है। आश्रित जनसंख्या हमारी निर्भर जनसंख्या होती है, और जो जनसंख्या निर्भर होगी उसके लिए उत्पादन का, मेडिकल फैसिलिटीज का, और क्या कहते हैं, रहने सहने का,
रहन सहन के स्तर को मेंटेन करने का, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत। जब बुजुर्ग आबादी बढ़ जाएगी तो डिपेंडेंसी जो पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो ज्यादा रहेगी, यानी कमाने वाले युवा कम होंगे और बुजुर्ग जो कि डिपेंडेंट है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सर ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर, तो आप क्या मानते हैं कि जो युवा आबादी तेजी से घट रही है, इसके पीछे पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक बड़ा कारण है? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल अभी जो हमारे नए आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, पर जो प्रोजेक्शन हमारे पास है 121 करोड़ से हम 140 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, अभी कम नहीं है। चाइना में अभी स्थिति थी कि वहां पर एक बच्चे के ऊपर वो था, पर अब उन्होंने फिर छूट दे दिया है कि अब आप 2 भी कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर एक बच्चे वाली नीति भी नहीं लागू हुई है, और अभी यहाँ पर जनसंख्या अपने आप में काफी बड़ी समस्या है, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट प्रभावित कर रही है इस टाइम में। तो जब तक 2036 उसके लिए हम ये प्रक्षेपण लेकर के चल रहे हैं, प्रोजेक्शन लेकर के चल रहे हैं अपना, कि आने वाला समय हमारे लिए कठिन होगा, ये हो सकता है। पर अभी हम जनसंख्या नीति को हमने मजबूती से लागू भी तो नहीं किया है कि हमने जो जनसंख्या नीति को लागू किया हो, एक वर्ग विशेष ने जरूर इस पर ध्यान दिया है, पर कुछ एक ऐसा भी तबका है जो कि आज की डेट में भी इस ओर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसके ऊपर बच्चों का कंट्रोल नहीं है। आपको सबसे ज्यादा, ये तो बड़ी स्पष्ट बात है, सबसे ज्यादा अगर आपको दिखाई देगा तो हम लोगों के यहाँ हिंदू समाज में या उसमें दिखाई देगा, और जो पढ़ा लिखा तबका है वो आज पूर्ण रूप से हम दो हमारे दो का भी नहीं, हम दो हमारा एक का पालन कर रहा है। तो आने वाले समय में ये जरूर है कि जो बहुत ज्यादा लोग इसे नियंत्रित कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी ढील होनी चाहिए। जी, लेकिन इस रिपोर्ट से ये तो साफ हो जाता है कि इधर कुआ उधर खाई, मतलब एक तरफ अगर आपने युवा आबादी को बढ़ाना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ भी ध्यान नहीं दे सकते, और पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ध्यान देते हैं तो इधर युवा आबादी तेजी से घटेगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है जो बैलेंस वे है, यानी जो बीच का रास्ता है, वो क्या होना चाहिए जिससे कि युवा आबादी भी बनी रहे और पॉपुलेशन का जो बोझ है वो भी देश पर ना पड़े? देखिए, 1977 के बाद कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, राजनीतिक चर्चाएं होती रही, समय समय पर इस चीज को लेकर के वो होता रहा, पर अभी तक जागरूकता अभियान भी एक समय में काफी तेजी से चले, पर अब बहुत दिनों से जागरूकता अभियान नहीं चल रहे हैं। एक देखिए, एक प्राकृतिक अवरोध होते हैं, जो प्राकृतिक अवरोध होते हैं कि जब हम अपने आप उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने आप उस पर नियंत्रण करने लगती है। हम उस दौर पर आ गए हैं कि ये प्रकृति नियंत्रण कर रही है। माल्थस एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था और उसने पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था, मेरे को एकदम याद आ गया एकदम आपसे चर्चा करते हुए। उन्होंने ये कहा था कि अगर क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल पर अति से ज्यादा मेहमान बुलाए जाएंगे तो वो भूखे वापस जाएंगे। तो अब ये स्थिति आ चुकी है कि अति से ज्यादा मेहमानों वाली स्थिति आ चुकी थी। अब अपने आप ही ऐसी भयावह बीमारियां हो रही हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि प्रकृति अपने आप अवरोध लगा रही है, चेकआउट कर रही है प्रकृति। तो ये कहीं ना कहीं उसके भी परिणाम हैं। पर हाँ, आने वाले समय ऐसा है कि इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अति किसी भी चीज की अब कंट्रोल, वैसे सरकार की तरफ से ये नहीं है कि बहुत ज्यादा वो करा जा रहा है, ना जनसंख्या नीति को लागू किया गया है, पर आने वाला जो समय है वो ये है कि हम लोगों को बड़ा बैलेंस बना करके चलना होगा और इस ओर ध्यान देना होगा कि युवा जनसंख्या भी हमारी मेंटेन रहे। और कुछ चीजें ऐसी हैं, ये बड़ा लंबी चर्चा है क्योंकि प्राकृतिक भी हैं, कुछ हम लोगों का खान पीन भी है, जिसके कारण आज जो संतानोत्पत्ति की क्षमता है उस पर भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है। जो पहले ये प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं हुआ करती थी, आज ये नए लोगों के सामने ये भी समस्या बहुत उभर करके सामने आ रही है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता को प्रभावित कर रही है। ये पिछले 10 सालों में इस चीज को बहुत तेजी से देखा गया है। तो सरकार को ये भी इस पर भी ध्यान देना है
कि जो फर्टिलिटी रेट है वो अपना मेंटेन रहे अपना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। तो अर्थशास्त्री थे सर और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही और ये कही कि जब देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जब आबादी कंट्रोल करने की बात आएगी, यानी जब पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कानून बनेंगे, तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ये जो यूथ है, ये जो युवा आबादी है, उसको बैलेंस करने की। क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन जब बुजुर्ग आबादी 2036 तक बढ़ेगी और युवा आबादी कम होगी, तो देश के सामने एक बड़ी समस्या आने वाली है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप एडिटर जी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।